Hello everyone, this is your political science class. Today we will focus on the first part of the sixth chapter of class 12th which is the international organization यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो हम लोगों ने 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था वो था शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 1945 से 1991 तक पूरा जो वर्ल्ड था वो शीत युद्ध के तनाव को झेल रहा था, जिसमें सोवियत संघ जो था वो ख़त्म हो जाता है यानी कि डिसइंटीग्रेट हो जाता है और अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के सामने आता है। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था उसके बाद वाले चैप्टर में कि अमेरिका की शक्ति से निपटने के लिए कई ऐसी शक्तियाँ थी या ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि सामने आ रही हैं, उभर रही हैं, जो कि अमेरिका की शक्ति को क्या कर रही हैं, चुनौती दे रही हैं। और फिर उस शक्ति को चुनौती देने के लिए कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी इस्टेब्लिशमेंट की गई जो कि अमेरिका को चुनौती दे सकता है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई थी, जो कि किसी भी बड़े युद्ध को रोकने के लिए या कि फिर शांति स्थापना के लिए बनाया गया। फिर भी हम लोग देखेंगे कि 1945 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बाद भी यहाँ पर 1945 से शीत युद्ध जो था वो शुरू हो गया था, पर ये जो शीत युद्ध था कभी भी जो है गर्म युद्ध में नहीं बदला, यानी कि किसी भी प्रकार के हथियारों की लड़ाई में नहीं बदला, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर ये एक कारण देखते हैं कि यूएनओ था जो कि पीस स्टैब्लिशमेंट के लिए यानी कि शांति स्थापना के लिए बनाया गया था और पूरे विश्व में किसी भी प्रकार के युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा जिसके चलते कि ये जो शीत युद्ध था ये कभी भी गर्म युद्ध में नहीं बदला। अब हम लोग देखेंगे कि कई देश जो है ये मांग कर रहे हैं कि यूएनओ के स्ट्रक्चर में क्या किया जाए, बदलाव किया जाए, और इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका जो यूएनओ का जो एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, और इसके जो मेंबर है उसमें भी बदलाव किया जाए, और भारत भी यही चाहता है कि इसमें बदलाव किया जाए ताकि वो भी इसमें अपनी भागीदारी निभा सके। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता क्यों है, नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना, टू रिसॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। फिर सेकेंड हम लोग देख रहे हैं शांति व सुरक्षा की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। फिर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं प्राकृतिक आपदा, बीमारी, वैश्विक तापवृद्धि या आतंकवाद जैसी समस्या का समाधान करना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, डिजीज़, ग्लोबल वार्मिंग एंड टेररिज्म। तो कई ऐसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं वो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1945 में जो है सैन फ्रांसिस्को में समिट हुआ था, और जिसमें विश्व में जो है शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और हम लोग ये देखेंगे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता आज इसलिए है कि वे विभिन्न देशों की क्या कर सकेंगे, सहायता कर सकेंगे। विश्व के कई देशों में हम लोग देखेंगे कि आपसी मतभेद बने रहते, तनाव बने रहते हैं एक दूसरे के बीच में। कभी कभी इसकी वजह से क्या हो जाता है कि युद्ध की भी संभावना बन जाती है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर ऐसे विवादों को जो है आपसी बातचीत के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना चाहिए, जिसके लिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, काम करते हैं कि किसी प्रकार का जो युद्ध ना हो जो कि बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आज विश्व में हम लोग देखेंगे कि कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका कि सॉल्यूशन निकालना भी ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने देखा नेशनल डिज़ास्टर्स, डिजीज़, ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म जैसी कई प्रॉब्लम है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि यूएनओ जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना है कि कैसे इसकी ओरिजिन हुई थी, कैसे इसकी यूएनओ की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार का युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विश्व के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। इसलिए 1920 में जो है वो लीग ऑफ नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। पर हम लोग देखेंगे कि किन्हीं कारणों से जो ये लीग ऑफ नेशन था वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस
संगठन की स्थापना के बाद ही हम लोग देखेंगे कि 1939 में जो था वो फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया था, शुरू हो गया था, कि जिसके कारण और पूरा विश्व जो था काफ़ी संकट, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण काफ़ी संकट का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी विनाशकारी युद्ध भी था। और विश्व में ऐसे बड़े युद्धों को रोकने के लिए और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए फिर से ऐसे संगठन की आवश्यकता थी, और इसलिए ऐसे ऐसे संगठन की स्थापना की गई, जिसमें हम लोग देखेंगे यूएनओ की स्थापना की गई, और जो कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ताकि इस प्रकार का युद्ध ना हो। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 1920 में जो लीग ऑफ नेशन बना था वो किन्हीं कारण से वो सफल नहीं हो पाया, पर फिर से इसे क्या करना था, सक्सेसफुल करना था, इस संगठन को सक्सेसफुल बनाना था, ताकि इस प्रकार का युद्ध ना हो। क्योंकि पूरा विश्व जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो तनाव को झेल चुका था, या ऐसे विनाश को वो झेल चुका था, इसलिए विश्व में इस प्रकार का फिर से बड़ा युद्ध ना हो, इसलिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट फिर से की गई और ये यूएनओ बनाया गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो है सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ, और जिसमें कि 51 कंट्री ने भाग लिया, और भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इन्हीं देशों की भागीदारी के द्वारा हम लोग देखेंगे कि शुरुआत में केवल 51 कंट्री ही इसके मेंबर थे, और इन्होंने यूएनओ का गठन किया था। और वर्तमान में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर 193 कंट्री जो है यूएनओ के साथ जुड़ चुके हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति और स्थापना के लिए कार्य कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि यूएनओ जो है इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क में है, और इसके जो पहले सेक्रेटरी जनरल जो थे वो ट्राइग ली, और अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखेंगे कि जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वह एंटोनियो गुटेरेस। और ये जो इनके जो सेक्रेटरी जनरल है ये इसकी पूरी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके लिए कार्य करते हैं, उसको वो क्या करते हैं, वो उसके लीडर होते हैं, उसको पूरी तरह से वो कंडक्ट करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो इसके जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, वो पुर्तगाल से हैं, जो 2017 में जनरल सेक्रेटरी बने, और ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं वो क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी काम होते हैं उनको कंडक्ट करते हैं, यानी कि यूएनओ के क्या होते हैं, सबसे बड़े हेड होते हैं। तो अब हम लोगों को ये जानना है कि यूएनओ है क्या और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को यूएनओ के बारे में डिटेल में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कई ऐसे अंग हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कार्य करते हैं या विश्व में शांति स्थापना के लिए कार्य करते हैं। तो हम लोगों को ये जान लेना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या यूएनओ है, इसके 6 प्रमुख अंग हैं। फर्स्ट जिसमें हम लोग देखेंगे महासभा, यानी कि द जनरल असेंबली। सेकंड हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद। थर्ड हम लोग देखेंगे सामाजिक और आर्थिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ हम लोग देखेंगे संरक्षण परिषद, यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिफ्थ हम लोग उसके बाद देखेंगे जो 5वां इसका महत्वपूर्ण अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और सिक्स्थ जो 4वें नंबर का जो इसका जो ऑर्गन है वो है सचिवालय, यानी कि सेक्रेटेरिएट। और जो कि ये जो 6 अंग है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जो इसका पहला जो महत्वपूर्ण अंग है वो है महासभा, यानी कि जनरल असेंबली। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है। तो ये जो महासभा है या जनरल असेंबली है, ये यूएनओ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अंग है, और ये सबसे बड़ा अंग भी है। और देखा जाए तो ये विश्व की पार्लियामेंट के समान है, यानी कि संसद के समान है। और इसमें जो प्रेजेंट टाइम जो मेंबर हैं, जितने जो यूएनओ के मेंबर हैं, यानी कि 193 मेंबर, ये महासभा के भी मेंबर हैं जो कि महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। जैसे कि किसी देश की पार्लियामेंट काम करती है, हमारे देश में संसद है, हमारे देश में पार्लियामेंट में महत्वपूर्ण नियम लिए जाते हैं या रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह वर्ल्ड पार्लियामेंट के रूप में ये महासभा भी क्या करती, काम करती है। और हम लोग देखेंगे कि ये जो है साल में एक बार इसका सेशन होता है, अधिवेशन होता है, और ये
महत्वपूर्ण निर्णय लेने संबंधी कार्य करती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो जनरल असेंबली है इसके क्या क्या कार्य हैं। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों में विचार करती है या और निर्णय लेती है। यानी कि सुरक्षा और किसी प्रकार के युद्ध को रोकना या सुरक्षा संबंधी कामों के लिए या शांति स्थापना के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, विचार करती है। फिर सेकेंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ये बजट भी पास करती है। यानी कि जैसे काम पार्लियामेंट का होता है बजट पास करना, नियम बनाना, ये सारे काम इसके पास हैं। फिर हम लोग अगला काम देखेंगे कि जो नए राज्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाते हैं, वो भी निर्णय इसी महासभा के द्वारा ही लिया जाता है। और जितने पुराने सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता को ख़त्म करना या नए सदस्यों को जोड़ना भी यह महासभा का काम है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस जनरल असेंबली के काम में कि सामाजिक और आर्थिक परिषद जो है इसके यूएनओ के जो अंग है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मेंबर होते हैं उनका भी ये सिलेक्शन करती है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो जनरल असेंबली इसका काम है, ये सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति भी करती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो जनरल असेंबली है वो कितना महत्वपूर्ण अंग है और इसमें जो है सारे कंट्री के बड़े बड़े लीडर जो होते हैं वो भाग लेते हैं और ये बड़े बड़े डिसीज़न लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो ये जनरल असेंबली है या महासभा है जिसका हेडक्वार्टर ये न्यूयॉर्क में है। अब हम लोग इसके यूएनओ के सेकेंड ऑर्गन के बारे में जानेंगे जो है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये भी यूएनओ का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और एक प्रभावशाली अंग भी है और जिसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनओ की एक एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के समान है जो कि सारे डिसीज़न लेती है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें कि जो होते हैं 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 2 वर्ष के बाद नए सदस्य इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जुड़ते जाते हैं। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि ये एक स्थायी सदस्य हैं, ये परमानेंट मेंबर है जिसमें कि हम लोग देखेंगे फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ये 5 सदस्य देशों को जो है स्थायी सदस्यता मिली हुई है। और इनके पास हम लोग देखेंगे कि वीटो पावर भी है। वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर होता है कि कोई भी बड़ा फैसला ये लेते हैं और इनमें से कोई भी एक देश जो होता है किसी के अगेंस्ट में वो क्या करती है, वोट दे देती है। तो वह कोई भी प्रस्ताव, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है और महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, पर अगर कोई भी इन 5 देशों में से कोई भी एक ऐसा देश होता है जो कि अगेंस्ट में वोट दे देता है तो वो जो भी निर्णय ले रहे हैं वो क्या होता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। मतलब किसी एक देश ने किसी काम के लिए मना कर दिया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। All the 5 permanent members of Security Council have veto power that can prevent a resolution from being passed in any case by casting their vote in opposition। यानी कि कोई भी विपक्ष में अपना वोट दे देगा तो वो पास नहीं होगा। तो ये वीटो पावर होता है जो कि परमानेंट मेंबर के पास है, जो कि 5 सदस्य देशों के पास है। अब हम लोग देखेंगे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि सुरक्षा परिषद है, इसको क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं या क्या क्या इसके कार्य हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। और सेकंड हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवाद जो होते हैं वो क्यों होते हैं, उसको वो जांचते हैं और उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन भी निकालते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनको ये सिलेक्शन करते हैं, चुनते हैं और जिनको कि महासभा क्या करती है, वो अपॉइंट करती है। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी किसी प्रकार का युद्ध हो रहा है इसको रोकने के लिए ये सामूहिक रूप से क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो ये सुरक्षा परिषद जो होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का और ये कई महत्वपूर्ण कामों को हम लोग देखेंगे जो कि सिक्योरिटी काउंसिल करती है और महत्वपूर्ण डिसीजन भी लेती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूएनओ का जो अगला अंग है या जो ऑर्गन है नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि सामाजिक और आर्थिक परिषद।
ये भी हम लोग देख रहे हैं कि ये 1945 में ही बना था और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होते हैं इसमें 54 मेंबर्स हैं जो कि महासभा के द्वारा ही चुने जाते हैं और ये 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और हम लोग देखेंगे कि अपनी स्थापना के दिन से ही इस संस्था ने कई महत्वपूर्ण कामों को करना शुरू कर दिया है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आर्थिक विकास में, फिर मानव अधिकार या व्यापार हो, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से रिलेटेड हो, शरणार्थियों की समस्या हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, कई मामलों में इसने क्या किया है, महत्वपूर्ण सुझाव दिया है इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। और सबसे महत्वपूर्ण काम ये करता है ह्यूमन राइट्स के लिए, यानी कि मानव के अधिकारों के लिए भी ये परिषद जो है या काउंसिल कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे जो इसका इम्पॉर्टेंट अंग है नेक्स्ट, जो कि वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, जो कि है संरक्षण परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र का चौथा प्रमुख अंग है और इस काउंसिल का मुख्य सिद्धांत यह है कि विश्व में हम लोग देखेंगे कि कई ऐसे देश हैं जो कि पिछड़े हैं, यानी कि डेवलप नहीं है, अविकसित देश हैं, और जब इनका विकास तभी संभव है जबकि डेवलप्ड कंट्री जो है उन्हें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है राष्ट्र संघ के संरक्षण में जो भी देश जो थे वो स्वतंत्र नहीं हो पाए थे या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हार गए थे या हारे हुए राष्ट्रों से छीन लिए गए थे, तो ऐसे राष्ट्रों को क्या किया था, संरक्षण मिला था या देखभाल करना था। तो ये किसके अंडर में हो रहा था, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर में हो रहा था। ऐसे कमज़ोर राष्ट्रों की देखभाल हो रही थी। और पर अब ऐसे सभी जो राष्ट्र थे वो क्या हो चुके हैं, ऐसे राष्ट्रों से क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। कोई भी अब देश हम लोग देखेंगे किसी के अंडर में नहीं है, सभी स्वतंत्र हो चुके हैं। इसलिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसका कोई काम नहीं रह गया है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5th नंबर का जो यूएनओ का नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं या विवाद होते हैं उनका समाधान करना। तो हम जानते हैं कि न्यायालय का क्या काम होता है, कोर्ट का क्या काम होता है कि किसी भी प्रकार के विवादों को सुलझाना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो क्या कर रहा है वो भी यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है। और ऐसे देशों के बीच अगर किसी प्रकार के विवाद हो जाते हैं तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ऐसे विवादों को, ऐसे डिस्प्यूट्स को क्या करता है, सुलझाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी जो हुई थी वो 1945 में ही हुई थी और 1946 से इसने काम करना शुरू किया था। और इसमें हम लोग देखेंगे कि 15 जज होते हैं जो कि 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर हम लोग देखेंगे, जो इसका जो मुख्यालय है वो है हेग में है, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 6th जो इसका ऑर्गन है सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट, जो कि ये भी संयुक्त राष्ट्र के काम को क्या करता है, वो कंडक्ट करता है या संचालित करता है। और सचिवालय में जो होते हैं जनरल सेक्रेटरी होते हैं जो कि अपना काम करते हैं। तो सचिवालय में हम लोग देखेंगे कई ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं और इनमें जो डिपार्टमेंट है ये महासचिव होते हैं यानी कि जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वो इन विभागों के कामों की क्या करते, व्यवस्था करते। जो भी काम हो रहा है यूएनओ से रिलेटेड वो सचिवालय में हो रहा है यानी कि सेक्रेटेरिएट में हो रहा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि हर एक कामों के लिए यूएनओ के अलग अलग अंग है, अलग अलग ऑर्गन है जो कि क्या कर रहा है, काम कर रहा है विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए और सही ढंग से काम करे, इसलिए इतने सारे इसके ऑर्गन्स बनाए गए हैं, अंग हैं जो कि सही तरीके से कार्य कर सके। तो ये आज का चैप्टर था यूएनओ एंड उसके जो अंग हैं उनके बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।